हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है बेटा? डिसोल्यूशन ऑफ, हाँ जी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है, और साथ साथ इजी भी है, और कम से कम मान के चलो ये चैप्टर आपका करीबन 6 से 8 नंबर का बोर्ड्स में आता है, ठीक है, 6 से 8 नंबर का बोर्ड्स में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। बेसिकली 4 नंबर का आ सकता है या फिर 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो है डिसोल्यूशन में से 6 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, बाकी एक एक नंबर के हमारे एमसीक्यू एक्सपेक्टेड होते हैं। क्लियर? स्टार्ट करते हैं पहले मीनिंग से। हाँ जी, मीनिंग। तो इट मीन्स business of the firm is closed and the firm is wound up। बेटा wound up का मतलब क्या होता है? dissolved। समझ में आई बात? जब हम अपना बिजनेस बंद कर देते हैं उसे बेसिकली क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? डिसोल्यूशन, ठीक है। इट मीन्स बिजनेस ऑफ द फर्म, जो फर्म का बिजनेस है वो हमें यहां पे क्लोज करना पड़ रहा है, ठीक है, और फर्म हमारी यहां पर क्या हो जाएगी बेटा? डिसॉल्व हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डिसोल्यूशन का सेक्शन कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 of the Indian Partnership Act 1932, dissolution of the firm means dissolution of partnership। Dissolution of partnership among all the partners in a firm। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो हमारे पास सेक्शन 39 है उसके अंदर डिसोल्यूशन का यहां पे मतलब गिवन है, मतलब दे रखा है कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। हालांकि ये एग्जैक्ट मतलब नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर ना अभी हम लोग ध्यान देंगे। आपको पहले ये बताओ कि जो ये हमारे पास जर्नल मीनिंग है, जर्नल मीनिंग समझ में आ गया? डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस को क्लोज करना, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म जो हमारा बिजनेस है वो हम यहां पे बंद कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे बेसिकली क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। 39 लॉ के अंदर सेक्शन 39 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, उसके अंदर यहां पे गिवन है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन अ फर्म। ये थोड़ा मतलब क्लियर नहीं है हमारे पास यहां पे, समझ में आई बात? जो लॉ में हमें मीनिंग गिवन है वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, ठीक है, क्लियर मीनिंग नहीं है।
कैसे नहीं है मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में। अब दूसरा है बेटा हमारे पास मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। तो हमारे पास बेटा फर्स्ट मोड है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बेटा म्यूचुअल एग्रीमेंट में आती है बात व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म। व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री फॉर डिसोल्यूशन। जब सारे पार्टनर्स एग्री होंगे डिसोल्यूशन के लिए वो हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट का मोड हुआ। दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। बेटा कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, या तो जो हम बिजनेस कर रहे हैं ना अपना, जो हम बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस ऑफ द फर्म जो है वो बेटा इलीगल हो गया, बिकम्स अनलॉफुल। समझ में आई बात? जो हम अपना बिजनेस कर रहे थे, जैसे कि पटाखे जो बना रहे हैं कंपनीज, है ना, पहले तो कोई इलीगल था नहीं, बट अब दिल्ली में क्या हो गया, इलीगल हो गया ना, कि कोई भी पटाखे नहीं बेच सकता, ना कोई भी पटाखे फोड़ सकता। बात क्लियर? तो यानी कि जो शॉप्स थी जो पटाखे बेच रही थी, उनका सडनली काम क्या हो गया, बिजनेस क्या होगा, अनलॉफुल हो गया, इलीगल हो गया। तो उनको वहीं के वहीं अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया छोटा सा, क्लियर? सेकंड, अगर सारे पार्टनर्स, व्हेन ऑल द पार्टनर्स या फिर और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकेम इंसॉल्वेंट। या तो सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, या जितने पार्टनर्स हैं उनमें से एक को छोड़ के बाकी सब इंसॉल्वेंट हो जाए। अगर 4 पार्टनर्स है तो चारों के चारों इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर किसी एक को छोड़कर 4 में से 3 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरी अपने बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ेगा। भाई बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? पॉइंट नंबर 3 बेटा, बाय नोटिस। बाय नोटिस का मतलब क्या हुआ? देखो, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, इफ any partner give notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm। अगर पार्टनरशिप एट विल है बेटा, पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या हुआ कि जितने पार्टनर्स फर्म में आए हैं वो अपनी मर्जी से आए हैं, अगर वो चाहें तो अपनी मर्जी से जा भी सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो बिजनेस बंद कराने के लिए भी कह सकते हैं। पार्टनरशिप एट विल। तो नोटिस देकर 4 पार्टनर्स हैं, 4 में से एक पार्टनर अब नहीं चाहता कि ये बिजनेस चले, तो वो क्या करेगा, बाकी तीनों पार्टनर्स को नोटिस देगा कि भैया ये बिजनेस हमें अब यहाँ पे
बंद कर देना चाहिए। क्लियर? तो ये तीसरा भी मोड है डिसोल्यूशन का, बाय वे ऑफ नोटिस, बाय वे ऑफ नोटिस। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर कोई इवेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से मुझे अपना बिजनेस बंद करना पड़ा, तो वो भी हमारा क्या है बेटा, एक मोड है डिसोल्यूशन का। और क्या इवेंट हो सकते हैं? पहला, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म was constituted। होता है ना कि हमने एक बिजनेस फर्म को शुरू करा और वो हमने एक टर्म पीरियड के लिए डिसाइड करा था कि 4 साल तक हम लोग बिजनेस चलाएंगे या 2 साल चलाएंगे, 3 साल चलाएंगे। तो जब वो टर्म पीरियड खत्म हो जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। भाई समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट म्यूचुअल एग्रीमेंट, सबने मिलकर डिसाइड करा कि हम लोग अब क्या करेंगे, अपना बिजनेस बंद कर देंगे। दूसरा बेटा कंपलसरी डिसोल्यूशन, या तो अगर सारे पार्टनर्स डिसॉल्व हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, या फिर सारे पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर के अलावा सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए। पार्टनरशिप में एक पार्टनर के अलावा बाकी सारे पार्टनर्स क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए। तब भी हमें क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ेगा। या फिर जो हम काम कर रहे थे वो सडनली क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया। गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी करा कि अब से ये बिजनेस, ये चीज, ये काम कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि सिगरेट पे बैन लगा दिया या पान मसाले बैन लगा दिया, तो सोचो जितनी भी पान मसाला बनाने वाली कंपनीज हैं वो क्या हो जाएंगी? अनलॉफुल हो जाएंगी। उनको सभी की सभी अपना बिजनेस क्या बंद करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। तीसरा मैंने बोला बाय वे ऑफ नोटिस, अगर हमारा पार्टनरशिप एट विल है, बेटा पार्टनरशिप एट क्या है? विल। तो कोई भी पार्टनर अगर चाहे तो बिजनेस को डिसॉल्व कर सकता है। क्या करके? नोटिस देके बाकी सारे पार्टनर्स को। और फोर्थ पॉइंट हम क्या देख रहे हैं बेटा? ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट में पहला पॉइंट क्या है कि अगर जो टर्म है पार्टनरशिप फर्म का, जितने टर्म के लिए वो बनाई गई थी, अगर वो टर्म एक्सपायर हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? बिजनेस बंद करना पड़ेगा। दूसरा, ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर, ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर। वेंचर मतलब एक पर्पस के लिए, किसी काम के लिए हमने पार्टनरशिप फर्म बनाई और वो काम हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या हो गया बेटा? कंप्लीट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। सपोज मुझे एक प्रोजेक्ट मिला एक डैम बनाने का, तो हम 4, 5 या 10 लोग मिलकर क्या करा बेटा? हमें डैम बनाया हमने, वो डैम बन गया। अब क्या होगा? वो पार्टनरशिप वहीं के वहीं क्या हो जाएगी? डिसॉल्व करनी पड़ेगी। ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, या तो टाइम पीरियड पे पार्टनरशिप डिपेंड होती है या किस पे डिपेंड होती है? किसी काम पे। बात क्लियर? थर्ड, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। बट ये कब होगा? इफ द पार्टनरशिप डीड, इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्म। समझ नहीं बेटा? ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा कि किसी पार्टनर के डेथ के बाद हमें बिजनेस को कंटिन्यू करने का राइट है, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो हमें वहीं के वहीं बिजनेस क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आई बात? पार्टनरशिप जब हम एग्रीमेंट बनाएंगे ना, तो वहां पे लिखा होना चाहिए कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद
रिमेनिंग पार्टनर्स चाहें तो बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो भी बिजनेस हमें क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। बात क्लियर है? चलिए लास्ट है बेटा पॉइंट नंबर 5, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। बेटा कोर्ट चाहे एक ऑर्डर पास करके किसी भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकती है, ठीक है, बट उसका कोई रीजन होना चाहिए, तो हम यहां पे रीजन देखेंगे। कोर्ट में पास ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म व्हेन, बेटा पहला पॉइंट, अगर कोई भी पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड का हो गया। अनसाउंड माइंड मतलब पागल हो, ठीक है। व्हेन अ पार्टनर becomes when a partner becomes a person of unsound mind, ठीक है, या फिर when a partner becomes permanently, when a partner becomes permanently incapable of performing his duties as a partner। समझ में आगे बात? अगर कोई पार्टनर परमानेंटली क्या हो गया, अपनी ड्यूटीज नहीं कर पाएगा, उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया और हैंडीकैप हो गया, वो क्या हो गया बेटा, हैंडीकैप, ठीक है, या कोई और उसको प्रॉब्लम आ गई है और वो अब पूरी लाइफ अपनी पार्टनरशिप फर्म में जो उसकी ड्यूटीज थी एज अ पार्टनर वो नहीं कर सकता, तो कोर्ट चाहे तो वो बिजनेस को बंद कर सकती है, ठीक है। आगे बेटा या तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है partnership agreement is breached, बेटा breached का मतलब तोड़ना, breach मतलब तोड़ना, ठीक है, is breached persistently मतलब continuation में बार बार पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर तोड़ा जा रहा है किसी पार्टनर के द्वारा, बाय अ पार्टनर, तो भी फर्म कोर्ट चाहे तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। बाय अ पार्टनर और पार्टनर्स, किसी एक पार्टनर के द्वारा या फिर एक से ज्यादा पार्टनर्स अगर बार बार पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहे हैं, ब्रीच मतलब तोड़ रहे हैं, तो हम लोग मतलब सॉरी कोर्ट जो है
वो चाहे तो फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। ठीक है, या फिर कोई और जस्टिफाइड रीजन हो हमारे पास, कोर्ट के पास, देखो कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड। ऐसे तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना भाई। आप कोई भी मान लो बात कि कोई एक पार्टनर है ना, वो बाहर चला गया, कंट्री छोड़ चला गया वो, और वो वापस नहीं आ सकता अब, या फिर वो बाहर चला गया और बाहर उसने ऐसा कोई काम करा जिससे वो उसको जेल हो गई परमानेंटली। क्या हो गई उसको? जेल। तो ऐसे बहुत से रीजन हो सकते हैं। तो अगर कोर्ट कोई भी रीजन को जस्टिफाइड समझती है तो उससे क्या कर सकते हैं बेटा? फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से रीजन हो सकते हैं हमारे पास। क्लियर? समझ गई बात? तो हमारे पास मोड्स, हम क्या पढ़ रहे थे अभी यहां पर? मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। पहला क्या था? बेटा म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर सबने चाहा मिलकर तो फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है। दूसरा क्या था? कंपल्सरी, या फिर सारे पार्टनर्स क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। या पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर के अलावा बाकी सारे पार्टनर्स क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। या फिर पार्टनरशिप फर्म जो काम कर रही थी वो अनलॉफुल हो गया, तो कंपल्सरी डिसॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड क्या था हमारे पास? बाय वे ऑफ नोटिस। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कोई भी एक पार्टनर चाहे तो बाकी सारे पार्टनर्स को नोटिस देकर बिजनेस को बंद करा सकता है। फोर्थ क्या था हमारे पास? हाँ बेटा, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी टर्म पीरियड, किसी एक टर्म पीरियड के लिए, पर्टिकुलर टर्म पीरियड के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई गई थी, वो टर्म पीरियड खत्म हो गया तो हमें बिजनेस को भी बंद करना पड़ेगा। या फिर एक किसी पर्पस के लिए, किसी वेंचर के लिए, एक कोई काम पूरा करने के लिए हमने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी और वो काम पूरा हो गया, वेंचर कंप्लीट हो गया, तो हमें अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर? और लास्ट हमारे पास क्या था? डिसोल्यूशन बाय वे ऑफ कोर्ट। कोर्ट चाहे तो एक ऑर्डर पास करके बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का बंद कर सकती है। ठीक है, और वो कौन से रीजन हो सकता है? या कोई पार्टनर, बेटा जितने पार्टनर्स हैं उनमें से कोई एक पार्टनर क्या हो गया? अनसाउंड माइंड का हो गया। ठीक है, अनसाउंड माइंड मतलब पागल हो गया वो। दूसरा क्या है बेटा? हाँ, या फिर बेटा क्या हो गया? सेकंड पॉइंट क्या था? सारे पार्टनर से कोई एक पार्टनर क्या हो गया बेटा? इनकैपेबल हो गया परमानेंटली। मगर ऐसा नहीं 1 साल 2 साल के लिए, परमानेंटली वो काम नहीं कर पाएगा, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो भी हम क्या कर सकते हैं बेटा? हाँ जी, कोर्ट चाहे तो डिसॉल्व कर सकती है। या फिर हमने क्या देखा बेटा? थर्ड पॉइंट क्या देखा हमने? हाँ, पार्टनर, कोई एक पार्टनर या बहुत सारे पार्टनर्स मिलकर बार बार पार्टनरशिप एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं, तो भी कोर्ट चाहे तो फॉर्म को डिसॉल्व कर सकती है। और लास्ट, अगर कोर्ट को लग रहा है कि ऐसा कोई पॉइंट है जो जस्टिफाइड है डिसोल्यूशन के लिए, तो डिसॉल्व कर सकती है ऑर्डर पास करके। बात क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और यहां पे क्या आएगा बेटा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बेटा पार्टनरशिप डिसॉल्व फॉर्म तो मैंने बता दिया आपको। पार्टनरशिप फॉर्म मतलब जब हम अपनी बिजनेस को ही बंद कर रहे हैं, वो क्या है बेटा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और खाली पार्टनरशिप का डिसॉल्व होने का मतलब क्या है? कि अगर एग्रीमेंट में चेंज हो गया, एग्रीमेंट में क्या हो गया? चेंज। पुराना एग्रीमेंट जो हमारे पास अभी एग्रीमेंट बना हुआ था, उसको हम लोग खत्म करके कोई एक नया एग्रीमेंट बना रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे?
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और उसका एक और नाम होता है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का दूसरा नाम क्या हुआ? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बात करें बेटा, तो पहला हमारे पास पॉइंट, इट मींस, इसका मतलब क्या होता है बेटा? क्लोजर ऑफ द फर्म, क्लोजर ऑफ द फर्म and of the business relationship, business relation between the partners, पार्टनर्स के बीच में जो भी बिजनेस रिलेशन था पार्टनरशिप फर्म में, वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज बिजनेस यहां पे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर बेटा बिजनेस रिलेशन खत्म नहीं होता, चेंज हो जाता है। इट मींस, समझ लो बेटा यहां पे पहले ना, इट मींस चेंज इन बिजनेस रिलेशन अमॉन्ग द पार्टनर्स। अमॉन्ग द पार्टनर्स, द फर्म जो है बेटा वो कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यूड इज बिजनेस, बिजनेस जो है फर्म का वो क्या रहेगा बेटा? कंटिन्यू रहेगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप जो है पार्टनर्स के बीच में वो चेंज हो जाती है। वो चेंज होने का मतलब क्या हुआ? जो डीड है वो हमें चेंज करनी पड़ती है। बात क्लियर? तो चेंज इन पीएसआर होगा, तो इसका मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जल्दी बताओ, अगर चेंज होगा पीएसआर में तो उसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप है। भाई बिजनेस होना बंद हो रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? पार्टनरशिप डीड चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है बेटा? समझ में आ रही है ना बात? अगर एडमिशन हो रहा है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, तो इन सभी पॉइंट्स में हमारी फर्म जो है वो डिसॉल्व नहीं हो रही, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। क्या डिसॉल्व हो रही है बेटा? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डिसॉल्व का मतलब कि चेंज करना पड़ रहा है हमें, किसमें? पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। और जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या फिर क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बात क्लियर बेटा? सेकंड पॉइंट, कोर्ट का इंटरवेंशन कहां पर होता है ये बताएंगे बेटा? हाँ, तो बेटा यहां पे हम देख रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर इट कैन बी आइदर voluntarily, it can be either voluntarily by the partners, पार्टनर्स चाहें तो खुद से डिसॉल्व कर सकते हैं अपनी फर्म को, या फिर बेटा कंपल्सरीली बाय द कोर्ट, या तो कोर्ट बेटा कंपल्सरी बोलेगा कि आपको अपनी फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन बेटा पार्टनरशिप की बात करें ना हम लोग, किसकी बात करें? पार्टनरशिप की, तो ये हमेशा क्या होगा? वॉलंटरी होगा। इट ऑलवेज वॉलंटरी। कोर्ट का इंटरवेंशन जो है वो पार्टनरशिप डिसॉल्व करने में नहीं होगा। कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि अपनी पीएसआर को चेंज करो, है ना, या किसी पार्टनर को एडमिट कर लो, या किसी पार्टनर को रिटायर कर दो, या किसी पार्टनर को मार दो। ठीक है, कोर्ट कभी भी आपके बिजनेस की चीजों में इंटरफेयर नहीं करेगा। क्लियर? हाँ, लेकिन अगर कोर्ट को लग रहा है कि यार ये बिजनेस आगे नहीं चल सकता तो वो बंद करा सकता है, वो बंद करा। बात क्लियर? ठीक है। थर्ड बेटा, बिजनेस जो होगा वो कहां पर खत्म हो जाएगा ये बताएंगे बेटा एक बारी? बिजनेस कहां पे खत्म हो जाएगा? पार्टनरशिप फर्म में या पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप फर्म में। बिजनेस ऑफ द फर्म
comes to an end. और यहां पर क्या होगा बेटा? बिजनेस ऑफ द फर्म continues. बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पे क्लोज होंगी ये बताएंगे बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पे क्लोज होंगी? पार्टनरशिप में. बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड. और कहां पे क्लोज नहीं होंगी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म नीड नॉट बी क्लोज्ड. need not be closed. चलिए पॉइंट नंबर 5. बेटा जो हमारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप है बिटवीन पार्टनर्स, इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो बेटा बिटवीन पार्टनर्स तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स क्या होगा बेटा? खत्म कहां पे होगा ये बताओ? खत्म कहां पे होगा? हाँ फर्म. कम्स टू एंड खत्म कहां पे हो जाएगा? पार्टनरशिप फर्म में. बट इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स जो है वो क्या होती है? सिर्फ चेंज होती है, खत्म नहीं होती, सिर्फ चेंज हो जाती है. ठीक है चलो अब ये अच्छा पॉइंट है. पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना पॉइंट को. बेटा एसेट्स जो भी हमारे बिजनेस में होंगे वो क्या करेंगे? हम लोग बेच देंगे और जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटीज को पे कर देंगे और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो पार्टनर्स को दे देंगे. यही होता है ना, बिजनेस तो ऐसे ही बंद होता है. तो एसेट्स ऑफ द फर्म क्या करेंगे बेटा? इसको रियलाइज करेंगे. क्या करेंगे बेटा? रियलाइज. एंड लायबिलिटीज बीइंग liabilities are settled. Liabilities are settled asset of the firm realized and liabilities are settled. If any balance amount remains, then it will be distributed between partners. यही होता है. बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है समझना. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एसेट क्या होते हैं? रीवैल्यू. और लायबिलिटीज क्या होती है? रीएसेस. एसेट्स आर रीवैल्यूड and liabilities are reassess. If there is any gain or loss, if there is any gain or loss, then it will be distributed between
पार्टनर्स। बात क्लियर है बेटा? और लास्ट पॉइंट, क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है? जल्दी बताओ, क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है? नहीं हो सकता। दोबारा सुन लो, क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है? हो सकता है। लेकिन क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। फर्क है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अगर होगा तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व होगी, फर्म के साथ साथ पार्टनरशिप भी तो डिसॉल्व होगी। लेकिन क्या जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है क्या जरूरी है फर्म भी डिसॉल्व हो? जल्दी बताओ। हाँ जी, क्या अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है क्या उसका मतलब यह कि फर्म भी डिसॉल्व हो? नहीं। लेकिन हाँ, अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व होगी। पार्टनरशिप भी क्या होगी बेटा? डिसॉल्व। समझ में आई बात? क्लियर पॉइंट? तो लिखो इसके अंदर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। Dissolution of firm also means dissolution of partnership, बट यहां पे इसका अपोजिट हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है ना, उसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता। does not mean dissolution of firm। does not means dissolution of firm। डन? कोई डाउट यहां पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रही है थ्योरी इसकी? अब लास्ट जो हमारे पास पॉइंट बचा है वो है बेटा पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड पर्सनल डेट्स। पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड पर्सनल डेट्स। बेटा सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि फर्म्स डेट का मतलब क्या होता है और पर्सनल डेट्स का मतलब क्या होता है। पहले फर्म्स डेट। डेट्स मतलब पता है ना, उधार। डेट्स विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर। जो पैसा हमें बाहर वालों को देना है, आउटसाइडर को देना है, उसे हम बोलेंगे फर्म्स डेट। हम कौन? फर्म। फर्म को जो पैसा बाहर वालों को देना है उसे हम क्या बोलेंगे? फर्म्स डेट। बेटा पर्सनल डेट का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, पर्सनल डेट का मतलब डेट्स विच अ पार्टनर ओज इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। इन हिज पर्सनल कैपेसिटी उसे हम क्या बोलेंगे? पर्सनल डेट। जो पैसा पार्टनर ने पर्सनली ले रखा है अपनी पर्सनल कैपेसिटी को देखकर, जो पैसा उधार पे किसी भी पार्टनर ने अपनी कैपेसिटी को देखकर उधार पे ले रखा है पर्सनली, उसे हम क्या बोलेंगे? पर्सनल डेट। और जब भी फर्म डिसॉल्व होगी तो क्या होगा ये बताओ? हमारे पास जो फर्म के एसेट्स है वो हम बेचेंगे और फर्म की लायबिलिटी पे करेंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा पार्टनर्स को जाएगा। क्या हमेशा ऐसा होगा? क्या हमेशा ऐसा हो सकता है? हो सकता है बेटा हमेशा ऐसा? अरे लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है, क्या करेगा फिर? हमेशा हो सकता है ऐसा?
सोचो, बड़ा सोचो बड़ा। क्या ऐसा हो सकता है हमेशा? नहीं हो सकता ना, सिंपल सी बात है। लायबिलिटीज क्या है मेरे पास? ज्यादा है। एसेट्स क्या है? एसेट्स जो मेरे पास पड़े हैं वो कम पैसों में बिके हैं, और जो पैसा मेरे पास रिकवर हुआ एसेट को बेचने से वो लायबिलिटीज के लिए इनफ। पैसा बचना छोड़ो भैया, पार्टनर से मांग रहा हूं मैं, पैसा लेके आओ बाहर वालों को देने के लिए। पार्टनर से फर्म पैसा मांग रही है कि भाई पैसा लेकर आओ बाहर वालों को देने के लिए, तो उस केस में क्या होगा? जो पार्टनर है वो अपने पर्सनल एसेट बेचेगा। पर्सनल एसेट बेचने के बाद अगर उसके कोई पर्सनल डेट है पहले वो पे करेगा, उसके बाद पैसा बचेगा तो फर्म की डेट पे करेगा। समझ में आई बात? नहीं आई समझ में? क्या बोला मैंने यहां पर? अगर फर्म के पास उधार बच रहा है, पैसा जो रिकवर हुआ था वो पे करने के बाद भी और डेट है, तो फर्म क्या कहेगी? पार्टनर्स को बोलेगी कि आप पर्सनली ये पैसा लेकर आओ आउटसाइडर को देने के लिए, बिकॉज पार्टनर्स लायबल होते हैं ना। पार्टनर्स क्या होते हैं बेटा? सिंपल सी बात है। तो पार्टनर्स घर से पैसा लेकर आएंगे, अपने पर्सनल एसेट को बेचेंगे, बट पर्सनल एसेट को बेचने के बाद अगर उनके कोई पर्सनल डेट है, क्या बेटा पर्सनल डेट है, तो पहले उनको वो पे करेंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा फिर वो फर्म की डेट पे करेंगे। बात समझ में आई? इस कॉन्सेप्ट में बस यही है बात, क्लियर? तो फॉलोइंग बेटा, लोन टू अ पार्टनर, ये तो फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो इस कॉन्सेप्ट में कहां से आ गया बेटा? बेटा लोन टू अ पार्टनर का मतलब ये हुआ कि फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, जब फर्म डिसॉल्व होगी तो या तो पार्टनर मुझे पैसा दे देगा या फिर जो पैसा बचा हुआ होगा जो फर्म पार्टनर को देगी उसमें से माइनस कर देगा। ये कॉन्सेप्ट में आएगा नहीं, फिट ही नहीं हुआ। यहां तो एसेट की बात हो गई ना, लोन टू अ पार्टनर तो एसेट हुआ ना फर्म का, डेट कहां से हुआ? बढ़े आगे। तो फॉलोइंग प्रोविजन अप्लाई, लिखो बेटा। फॉलोइंग प्रोविजन अप्लाइज। तो पहला हमारे पास प्रोविजन है, फर्स्ट है बेटा, फर्म की जो प्रॉपर्टी है, फर्म्स प्रॉपर्टी is applied for payment of firm's debt। फर्म की प्रॉपर्टी लगाई जाएगी फर्म के डेट को पे करने के लिए, यूज करी जाएगी बेसिकली। सेकंड बेटा, पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी of each partner is applied, पहले वो अप्लाइड कहां पे होगी? is applied first towards, हाँ जी कोई बताएगा? नहीं बताया मैंने। first towards the payment of his, आवाज नहीं आई यार, हाँ पर्सनल डेट है ना। फर्म personal property of each partner is applied first towards the payment of his personal debts, ठीक है? and surplus if any, अगर कोई सरप्लस बचता है पर्सनल डेट को पे करने के बाद, अगर कुछ पैसा बचता है, then it is applied towards payment of firm's debt। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फर्म्स की डेट को पे करने में उसको यूज कर लेंगे, ठीक है? ये पूरा का पूरा डिसोल्यूशन का हमारा
कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर, डिफिकल्ट नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी तक हमने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें से कुछ ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएंगे, कुछ ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएंगे, नहीं तो बेटा पूरा प्रोसेस एकदम अलग प्रोसेस है डिसोल्यूशन का। तो जिस भी बच्चे को पहले वाले चैप्टर्स में कोई भी डाउट वगैरह है या समझ में नहीं आया, तो यहां से आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। तो अब कोई भी क्लास मिस मत करना और रेगुलर आओ। चैप्टर इजी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 से 8 नंबर चैप्टर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।